अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय छगन भाई पटेल जी, राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि जी, यहाँ के इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव चौधरी जी, उनके सभी सहयोगी, विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी और देश के कोने कोने में इस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे हैं और इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों तथा भाइयों, एक अद्भुत कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का संकट भी देश पर आ सकता है, लेकिन जब हम कई प्रकार के समाचार सुनते हैं तो एक बात का आनंद भी होता है कि इस देश में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा भाषी हो, भिन्न प्रकार का जीवन जीने वाले हो, सभी ने इस संकट में कंधे से कंधा लगाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया और इस संकट से हम लोग अभी बाहर आने की स्थिति में आ गए। दुनिया के अन्य किसी देशों में समाज की भूमिका इस प्रकार की नहीं रही। सामान्यतः लोगों ने सोचा कि ये सरकार का काम है। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पर इस प्रकार के अपने सामाजिक दायित्व का परिचय सारे विश्व को भारत ने दिया है। मैं मानता हूं कि ये अपनी पहचान है। हम यहाँ पर बैठे हुए सभी अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो हम सबका जन्म भारत में हुआ, जो भूमि देवताओं की भूमि मानी गई, पुण्य भूमि मानी गई। स्वामी विवेकानंद ने तो आगे चलकर कहा कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना है उसको अंतिम जन्म इसी भूमि पर लेना पड़ता है। और इसलिए हमारे एक गर्व का, हमारे अभिमान का विषय है कि हम ऐसे पवित्र भूमि में हमको ईश्वर ने मनुष्य रूप लेकर भेजा है। एक श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ संस्कृति परंपराएं हमको विरासत के रूप में प्राप्त हुई, ऐसे हम भाग्यशाली हैं। हमारे भाग्य का वर्तमान का अगर एक और लक्षण है तो एक ऐसे कालखंड में हम सबका जन्म हुआ है कि जब देश अपने आप को स्वतंत्र देश कहलाने का अधिकारी बना और वर्तमान में हम सब जीने वाले स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हम कहला सकते हैं। हमारी पूर्व पीढ़ी ने एक गुलामी का जीवन देखा है। परंतु इतना ही नहीं, तो हम यहाँ बैठे हुए हम सबका एक और भाग्य है कि हम ऐसे एक परिवर्तन के कालखंड में हम लोग जी रहे हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कि देश अपनी सारी दुर्बलताओं को, हीनताओं को छोड़कर फिर एक बार गर्व का, गौरव का स्थान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे परिवर्तन के कालखंड के हम साक्षी हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस प्रकार के चलने वाले कार्यों के कार्यकर्ताओं के लिए एक और गर्व का विषय है कि इस होने वाले परिवर्तन के हम मूक साक्षी नहीं, तो इस परिवर्तन को गति देने वाली जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हम सब हिस्सा है। इसलिए और इसका और इससे गर्व का विषय क्या हो सकता है। समय समय पर इस देश के इतिहास में समय समय पर इस प्रकार का चिंतन होता आया है
और जिस कार्य से हम जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा को लेकर हम चले हैं, हम अपने कार्य का वर्णन करते हुए हम कहते हैं कि इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम के हम हिस्सा हैं। यही हमारा संकल्प है। कुछ लोग ये पुनर्शब्द छोड़ देते हैं और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण करने नहीं जा रहे हैं। इस राष्ट्र को पुनर्निर्माण यानी प्राचीन काल से चलाया हुआ ये राष्ट्र है, हम नया कुछ नहीं कर रहे। और इसलिए इसके विविध संदर्भ है। इन विविध संदर्भों को समझकर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मेरी और हमारी क्या भूमिका है, इसको समझने का और उस भूमिका को निर्वहन करने का संकल्प लेकर और हम चले हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारा स्वप्न क्या है? एक सशक्त भारत विश्व के मंच पर स्थापित हो, एक स्वाभिमानी भारत हो, एक सार्वभौम सारी शक्तियों के साथ खड़ा होने वाला भारत हो, स्वावलंबी हो। इन विचारों का हम सबके हृदय में, अंतःकरण में संक्रमण हुआ है। संक्रमण केवल कोरोना का नहीं होता है, अच्छी बातों का भी होता है। और इसलिए इस प्रकार का संक्रमण जिनके अंतःकरण में हुआ, हृदय में हुआ, जो संक्रमण हमें बल प्रदान करेगा, इस प्रकार का जिनका जीवन है, जिनकी रचना है, जिनकी मानसिकता है, इस हम सब मन के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। वास्तव में अगर कोई पूछता है कि भारत की भूमिका क्या है, तो कई बार हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर आज तक कई प्रकार की बातें हम सुनते आए हैं कि यहां के रहने वाले लोग कभी भी आत्म केंद्रित नहीं रहे, स्वार्थ केंद्रित नहीं रहे, तो सारे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला यहाँ का समाज वो प्रतिकूलता में, अनुकूलता में इसी प्रकार के भाव को लेकर जीता आया है। इसलिए इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करने वाला भारत, विश्व की कल्याण की कामना, यह हमारा स्वप्न नहीं है केवल, तो उसके आधार पर बनी हुई हम सबकी एक जीवन शैली है। हम सबका उसके लिए कर्तव्य है, इस भूमिका को लेकर हम चले हैं। और जब हम वर्तमान पीढ़ी की बात करते हैं, ये विश्व कल्याण की कामना करने वाला नहीं, विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत, यह निर्माण हो, यह खड़ा हो, इस तत्व का रक्षण हो, इस सिद्धांतों का रक्षण हो, ऐसा जिनका संकल्प है, ऐसे हम सब लोग हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, उन्होंने अलग शब्दों का प्रयोग किया, मैं उन्हीं शब्दों को भी कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विश्व में धर्म तभी तक शेष है जब तक धर्म भारत में शेष है। जिस दिन भारत से धर्म समाप्त हो जाएगा, उस दिन विश्व में धर्म नाम की कोई संकल्पना शेष नहीं रहेगी। कितना बड़ा उद्देश्य, कितना बड़ा कार्य हम सबके सामने स्वामी जी ने इस वाक्य के रूप में रखा। कभी कभी भ्रमित अवस्था में हम सब लोग देखते हैं, आज की पीढ़ी सोचती है कि हमें अमेरिका बनना है, हमें जापान बनना है, हमें रशिया बनना है, हमें चीन बनना है। परंतु भारत के मनीषी कहते हैं, हमको भारत के ही बने रहना, यही हमारा संकल्प है। हम ना अमेरिका बनना चाहते, ना जापान बनना चाहते। और भारत को भारत बनाए रखना, इसे एक संकल्प लेकर हम चलें। हम ऐसी एक शक्ति के रूप में खड़े रहना चाहते हैं कि जो सकारात्मक है। हम कहते हैं कि कोई भी हमारा पराभव न कर सके, ऐसी हमारी शक्ति चाहिए। ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। हमने कभी भी शक्ति की आराधना
दूसरों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए न कभी सोची, न कभी यहाँ का व्यवहार ऐसा रहा। हम तो हमेशा कहते आए कि शक्ति ऐसी हो कि जो दुर्बलों की रक्षा करेंगे। संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जब उद्बोधन है, उन्होंने जब संघ की स्थापना हुई तब ये कहा कि हम एक ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं जो दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी सार्वभौम बनने की दिशा में नेतृत्व करेगा, स्वतंत्रता से जीवन जी सकेंगे, ऐसा नेतृत्व देने वाला, ऐसा दिशा में चलने वाला भारत चाहिए कि सारे विश्व के ऐसे देशों को वो नेतृत्व प्रदान करेगा। इस प्रकार का भारत हम चाहते हैं और इसलिए यह हम शक्ति की आराधना हम अवश्य करते हैं। और ये शक्ति विश्व के कई प्रकार के नकारात्मक तत्वों को समाप्त करने का संकल्प लेकर चली हुई शक्ति है। तभी तो विश्व कल्याण होगा, तभी तो विश्व में शांति स्थापित होगी। और इसलिए भारत को इस प्रकार की ईश्वर के द्वारा दिया हुआ यह कार्य है, इस कार्य का निर्वहन करने वाला भारत बना रहे, यह हर पीढ़ी में सोचा गया। आज हम इस दायित्व को लेकर ऐसा भारत बनाने में एक छात्र जीवन में इस संकल्प को लेकर चले हुए हम सब लोग हैं। हम जानते हैं कि कोई भी देश बड़ा होता है तो उस देश का जो सामान्य व्यक्ति है उसके आधार पर बड़ा होता है। जैसा कहा जाता है कि समाज की शक्ति कौन सी है, तो कहते हैं कि वीकेस्ट चेन ऑफ द लिंक, वही उस चेन की शक्ति है, उस चेन की स्ट्रेंथ है। हम इसी को थोड़ा विस्तृत रूप देते हुए सोचते हैं कि भारत की शक्ति किसमें है, तो भारत की शक्ति यहाँ के दुर्बल से दुर्बल माना जाने वाला जो सामान्य व्यक्ति है उसकी जो शक्ति है वही देश की शक्ति है। और इसलिए हम सबका प्रयत्न रहता है कि इन सबका सामर्थ्य बढ़े, उनकी सबकी शक्ति बढ़े। और इसलिए हम जब कई प्रकार से कई गीतों के द्वारा हम अपना भाव प्रकट करते हैं कि सब समाज को साथ में लेकर ही हमको आगे चलना है, हम सबका प्रयत्न उसी प्रकार का रहता है। और इसलिए देश का उत्थान होगा, राष्ट्र का रक्षण होगा, विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत जाएगा। उसका साधन एकमात्र है कि यहाँ का जब तक सामान्य समाज उस भावना से खड़ा नहीं होगा तब तक इस भूमिका का निर्वहन करने वाला भारत हम कल्पना नहीं कर सकते। कई प्रकार की शक्तियां भारत के अंदर आज भी विद्यमान, ऐसा समझने का कोई कारण नहीं कि 1000 वर्षों के और गुलामी के कारण हम सब खो चुके हैं, ऐसा नहीं। तो क्षमता है, क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की है। आज दुनिया में एक जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा देश अगर हम नहीं होंगे तो भी हर छठा व्यक्ति भारतीय है ऐसा माना जाता है। ये कम है? इतनी बड़ी जनसंख्या की शक्ति इस देश के अंदर है। अगर हम ज्ञान के संदर्भ में सोचेंगे, कभी कभी हम ही अपने आप को छोटा मानते हैं, ये समस्या है। समस्या देश की, हमें एक दूसरा कोई छोटा मानता ये नहीं है, समस्या है हम अपने आप को छोटा मानते हैं। पर ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से, हजारों वर्षों से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान यहां से प्रसारित हुआ है। ज्ञान वितरित करने की चीज होती है ऐसा हम मानते हैं, न कि संग्रहित करने की। और इसलिए ये जो आजकल भाव ये चलता है कि पेटेंट बनाओ, पेटेंट बनाओ, इस पेटेंट की संकल्पना के हम उस कल्पना को हम स्वीकार नहीं कर पाते। ज्ञान तो बांटने के लिए होता है, पेटेंट कैसा बन सकता है? ज्ञान समाज के लिए, ज्ञान व्यक्तियों के लिए, ज्ञान सभी चेतना युक्त प्राणियों के लिए है, सभी के लिए है। तो ज्ञान को हम कैसे ताले में बंद कर सकते हैं, कि उस पर अधिकार कैसे बता सकते हैं?
परंतु ये ज्ञान परंपरा से ऋषि मुनियों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा हमेशा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता आया है। इसलिए ये भी अपनी एक शक्ति है। और सबसे बड़ी अगर हम शक्ति मानेंगे तो वो है यह समाज को एक जीवन की ओर देखने की दृष्टि है। उस दृष्टि के आधार पर यहां पर जीवन के मूल्य तय होते हैं और जीवन के मूल्यों के आधार पर एक जीवन शैली यहां पर विकसित होती आई है, वह श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति ने, किसी एक महापुरुष ने कहा कि सारे विश्व के अंदर भारत का व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। अब सबसे अच्छा यानी क्या है? तो उसका मूल्यांकन, उसका आकलन उसके मूल्यों पर से होता है। और इसलिए यहां पर निरंतर अगर कोई प्रयास होता रहा, सभी पीढ़ियों में होता रहा, तो इन मूल्यों की रक्षा होती आई है। यही अपनी एक विशेषता है, यह अपनी पहचान है। इस संदर्भ में हम बहुत ही अपने आप को संपन्न समझे, इसकी आवश्यकता है। हमारे मूल्य छोटे मोटे नहीं हैं, यह हमारी शक्ति है। और इसलिए यहां पर हमेशा देने का ही संस्कार प्राप्त होता आया है, लेने का नहीं। अगर हम हजारों वर्षों का इतिहास अगर हम निकाल के देखते हैं तो भारत से हम जानते हैं कि कोई भी राजा महाराजा यहां से अपनी सेना लेकर दूसरों के भूमि पर कब्जा करने के लिए कभी नहीं गए, हड़पने के लिए कभी नहीं गए। जो गए हैं तो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग गए हैं, देने के लिए गए हैं। शस्त्र लेकर नहीं गए, हम तो शास्त्र लेकर गए हैं। इस शास्त्र को देने का दायित्व तो भारत ने हमेशा निभाया है। इसलिए हमको अगर कुछ करना ही है तो हमको यही, भारत को यही करना है। स्वामी रामदेव जी के जीवन का अनुभव कभी सुनने के लिए मिला। इंग्लैंड में गए थे तो वहां के महल में राज परिवार को योग सिखाने के लिए, बड़े अजीब बात कि एक भारत का दिखने वाला एक सामान्य सन्यासी, फकीर कहे उसको, गलत नहीं होगा, वो जाकर एक, जिसने हमको 150 वर्ष गुलामी में रखा, उस महल में जाकर राज परिवार को योग सिखाने के लिए गए। तो महारानी ने पूछा कि ये क्या है, आपकी विशेषता है, ये क्या है योग वगैरह? तो उन्होंने कहा कि आपने 150 वर्ष हम पर राज्य किया, अभी हम आपके श्वास पर राज्य करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार की क्षमता भारत के अंदर है। और इसलिए इन सारी बातों के प्रति हम सबके मन में एक भाव होना है, श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अंतःकरण में एक जो हीन ग्रंथि कुछ वर्षों से पैदा हुई, उस हीन ग्रंथि को, हीनता के भाव को निकालने का इससे अलावा और कोई अन्य मार्ग मुझे नहीं लगता है। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सिद्ध हुआ है। हम कोई काल्पनिक बात नहीं करना चाहते। हम जीवन के कितने विविध क्षेत्रों में हम कहां तक हमारी पहुंच हुई है। अगर हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों का विचार करें, कभी यह भारत 2 समय के अन्न जुटा पाने में अपने आप को असमर्थ मानता था। आज इस 70 वर्षों की जब यात्रा चली, उस यात्रा में आज अनाज के, भोजन के, इस सामग्री के क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से स्वावलंबी बन गए। हमें आज किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर ही जाना पड़ता है। कभी एक समय था कि अपने लिए छोटी मोटी सुरक्षा से संबंधित सामग्री के लिए हमें हमेशा दूसरों की ओर देखना पड़ता था। अभी बात समाप्त नहीं हुई, परंतु एक बहुत बड़ी छलांग हमने लगाई है कि सुरक्षा के क्षेत्र में हम स्वावलंबी होने की दिशा में बहुत गति से बढ़े हैं। यहां के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। स्मरण होता है जिस महापुरुष ने, होमी भाभा के अपने योगदान से इस देश में एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया। आज हम देख रहे हैं कि इसरो जैसी संस्थाएं
और भी विज्ञान को लेकर काम करने वाले वैज्ञानिक आज दुनिया की स्पर्धा में पीछे नहीं है, पीछे नहीं। परंतु इस प्रकार का वैज्ञानिकों का योगदान हम भूल नहीं सकते कभी। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 5 लड़ाइयां हुई है और इन 5 लड़ाई का इतिहास ये बताता है कि 4 में हम विजयी हुए और 5वीं अगर हारे हैं तो अपने नेताओं की भूल के कारण हुए, सेनाओं के कारण नहीं हुए। तो इस प्रकार का सेना का पुरुषार्थ है, हम जीतते आए हैं और इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र में हम लोग गए। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहां उपलब्ध है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान यहां पर भारत में उपलब्ध है। उल्टी प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति धीरे धीरे कम होकर भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए आना प्रारंभ हुआ। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं? आवागमन की सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी है, संवाद संपर्क के माध्यम इतने बढ़ चुके हैं। कहते हैं कि भारत के अंदर 80 करोड़ मोबाइल, 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? अब वो कैसा करते हैं वो एक हमारी चिंता का विषय है, परंतु है। हम मीडिया के जगत में हम कहीं दुनिया के साथ हम आगे चल रहे हैं। तो यह जो एक क्षमता भारत की प्रकट हुई है, हम उसको पर्याप्त मानने की गलती न करें, इतना ही मैं कहूंगा। और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु आज भारत विश्व की तथाकथित बड़े देशों की स्पर्धा में हम कहीं ना कहीं खड़े हैं और आज हम अनुभव कर रहे हैं कि भारत का सम्मान भारत के नेतृत्व के कारण, और भारत का नेतृत्व ये जन सामान्य का नेतृत्व करने वाला होने के कारण एक भारत की प्रतिमा दिन ब दिन एक विकसित होती जा रही हुई, इससे हम गर्व के रूप में अनुभव करते हैं। कभी कभी लगता है कि सामान्य व्यक्ति कैसे सोचते हैं। मैं तमिलनाडु में गए, बड़ा अच्छा अनुभव आया। ग्रामीण क्षेत्र के युवक थे, बातचीत हुई। मैंने पूछा कि आपकी इच्छा क्या है, क्या सीखने की इच्छा है? अब तमिलनाडु जैसे राज्य में 2-3 हाथ उठे, उन्होंने कहा हमें हिंदी सीखना है। बड़ा आश्चर्य, जहाँ हिंदी का विरोध होता है हिंदी सीखने की इच्छा है। बाद में समाप्त होने के बाद मैंने 2-3 लोगों को बुलाया, मैंने आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भारत के विश्व के अलग अलग देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, सारे विश्व को ललकार कर कुछ बताते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है। वो समझने की इच्छा है कि किस बात को लेकर भारत का गर्व बढ़ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति की सोच, और इसलिए हम सबको विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एक इस भारत आज इन सब की, मैं स्पर्धा शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता हूं। स्पर्धा में कहीं एक नकारात्मक भाव है कि किसी को पराजित करना है और हमको आगे बढ़ना है। वास्तव में स्पर्धा का अर्थ वो तो नहीं है, पर आजकल व्यवहार के कारण कभी कभी कुछ शब्दों को गलत संदर्भ प्राप्त हो जाते हैं। स्पर्धा मतलब किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु आज की स्पर्धा ये विकृत है। स्पर्धा यानी ये हो गया है कि मैं दूसरे से आगे जाऊं, ऐसा नहीं तो मैं दूसरों को मेरे पीछे रखूं। परंतु अगर सकारात्मक हम दृष्टि से सोचेंगे तो अपने इस भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य आज दुनिया के साथ स्पर्धा में उतरा है। और निश्चित रूप से जो अनेक महापुरुषों ने जो स्वप्न रखा था, वह स्वप्न साकार होने की दिशा में हम गति से बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और परंतु एक की बात की आवश्यकता रहती है कि मैं बार बार कहना चाहूंगा, उस हीनता के भाव से हम शीघ्रता से मुक्त हो, इसकी आवश्यकता है। हमारे पास साधन और क्या है?
तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि हम केवल विश्व के सामने केवल संख्या के रूप में नहीं है, संख्या तो है, परंतु दुनिया के लोग इसको सस्ता श्रम मानकर इस शक्ति का उपयोग करने में लगे हुए हैं उनके विकास के लिए। क्या है इसका कारण भी? क्या है? वही हीनता का भाव है। वो अमेरिका जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे, वहां कुछ काम ढूंढेंगे। कई प्रकार के इस आज के युग में नई नई दिशाएं होती है, नए नए आयाम शुरू होते हैं। संगणक के क्षेत्र में लोग बाहर जाते हैं। किसी को पूछा गया कि आप बाहर जाकर क्या सीख कर आए हो, तो वो कहता है मैं सीख कर क्या आया मुझे मालूम नहीं, पैसा तो लेकर आया हूं। यहां से गया हुआ व्यक्ति धन कमाता है, ज्ञान में वृद्धि कहीं पर भी बाहर नहीं होती। जानकारी की वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि नहीं मानना चाहिए। कोई भी दुनिया के देश अपना ज्ञान हमको देना नहीं चाहते, परंतु हमारे सस्ता उपलब्ध श्रम का उपयोग करते हुए अपने देश के विकास में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक हम सब के लिए एक सोचने की आवश्यकता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, क्या उसका शोषण हम होते हुए देखेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, वो इसी को लेकर आएगी कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत है, इसका उपयोग करेंगे और वो बड़े होंगे। क्या हम अपने प्राकृतिक संपदा पर, भारत के मान्यताओं में इस पर सबका अधिकार है, एक दृष्टिकोण है, लेकिन हम अपने अधिकारों को छोड़कर हम दूसरों को और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये कहां तक ठीक होगा? दुनिया के अन्य अन्य देश भारत को एक बड़ा बाजार मानते हैं। क्या हम अपने भारत को दुनिया के देशों के लिए बाजार बना देंगे? कुछ भी इस भारत के अंदर फेंको जाएगा? कि जागृति आवश्यक है इस बारे में। लेकिन आज कहीं ना कहीं अभी ये भावना, इसके थोड़ा समाज बाहर आ रहा है कि इंपोर्टेड 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 इस प्रकार की बातें अब धीरे कम हो गई। जब इस देश के अंदर आत्मनिर्भरता का जब बात शुरू हुई तो धीरे धीरे सोचने लगे कि नहीं, हम अपने यहाँ पांव पर खड़े होंगे। मैं समझता हूँ कि आज के आत्मनिर्भर भारत का संदेश इन सब दुर्बल मानसिकता से, हीन ग्रंथियों से हमें निकालने के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होने की संभावना है। और इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, किसी एक समूह का काम नहीं, किसी एक स्तर के लोगों का काम नहीं। तो जब तक इस देश का सामान्य व्यक्ति आत्मनिर्भरता के भाव से प्रेरित होकर अपने जीवन के सभी पहलुओं पर इस दृष्टि से सोचना प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक ये केवल घोषणा रहेगी। हमें वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारी भूमिका एक निश्चित करने की आवश्यकता रहती है। हम अब्दुल कलाम जी का कई बार हम सुनते आए हैं। वो कहते हैं सपने देखना चाहिए, सपने गढ़ना चाहिए, और उन सपनों को, मेरे सपनों को और कोई साकार करे, इस प्रकार की लाचारी का भाव नहीं। हम सपने देखेंगे, इस देश के उज्जवल भविष्य के सपने देखेंगे, और उन सपनों को साकार करने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा और शक्ति हमको चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए एक साधना के रूप में हम करेंगे। हमारे सपनों को हम साकार नहीं, और कोई करेगा? हमारा भला कर दो। कोई किसी देश, कोई भी देश दूसरों का भला करने के लिए नहीं है, अपना भला करने के रास्ते पर सब चलते हैं। हम सब लोगों को भी सपने देखने में, पर सपने नींद में नहीं, सपने जागृत अवस्था में देखने की आदत लगानी चाहिए। नींद का सपना नींद खुलते ही टूट जाता है। जागृत अवस्था में देखा हुआ सपना पूर्ण करने की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। और इस देश को निद्रित अवस्था के सपने नहीं, जागृत अवस्था के सपने देखने चाहिए। ऐसे सपने ही साकार हो सकते हैं। हम प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है, इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए।
इसलिए मैं फिर दोबारा उसको केवल दोहराना चाहूंगा, हम किसी की नकल करने से बड़े नहीं होंगे। हमने अपना ध्येय रखा है, अपना एक लक्ष्य रखा है। राष्ट्र कभी, भारत कभी विश्व गुरु बनेगा, अगर ये लक्ष्य है तो इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है, इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास की कैसे हो? वो जो विश्वास होता है वो केवल मैं से केवल पूरा नहीं होता। भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा संकल्प नहीं, मेरा विश्वास नहीं, तो सामान्य लोगों का विश्वास जब बनेगा कि भारत विश्व गुरु बनने की योग्यता का रखने वाला भारत है, तो मैं से हम सबका विश्वास जैसे जगेगा। कुछ लोगों ने स्वप्न देखा, कुछ लोगों ने उसके लिए अपनी जीवन की बाजी लगा दी, परंतु हम अनुभव करते हैं कि जब तक देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति इस स्वप्न को नहीं देखेगा, तब तक यह कभी भी स्वप्न साकार होने वाला नहीं। और इसलिए अब एक निर्णय करने की अवस्था में हम पहुंचे हैं। निर्णय करना है कि क्या भारत अभी भी दूसरों के नियंत्रण पर चलेगा, फिर वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, आर्थिक क्षेत्र का हो, और किसी प्रकार के क्षेत्र का हो। क्या हमारा नियंत्रण और कोई देश करेंगे? क्या हम हमेशा दूसरों की सहायता के कृपा पर, मेहरबानी पर हम चलेंगे? दुनिया की शक्तियां झुकने के लिए मजबूर करती है। हम सोच रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि भारत न कभी किसी के सामने झुकेगा, कठिनाइयों में जिएगा, लेकिन हम किसी के सामने न झुकते हुए, किसी के नियंत्रण में न रहते हुए एक सार्वभौम देश के रूप में ही हमको स्थापित करने की दिशा में हम सबके प्रयत्न होने की आवश्यकता है। दुनिया के लोग तो दूसरों को दुखी करके सुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करके। भारत का चिंतन ये बताता है कि हम तो सबके सुख की कामना करने वाले लोग हैं, हम किसी को दुखी करके हम अपना देश बड़ा करना नहीं चाहते। एक श्रेष्ठ विचार है, और इसलिए इस प्रकार का विचार, कई बार विकास की भी चर्चा होती है, तो आज दुर्भाग्य से मैं अधिक इस बात में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिस प्रकार का एक जहाज होता है, उस जहाज के लिए एक दिशा दर्शक, एक यंत्र होता है, वो उस जहाज को संचालित करता है। मैं अब्दुल कलाम जी के ही उस वाक्य का फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मानस, मनुष्य नाम का भी एक यंत्र है। आज हमारी कठिनाई है कि उसके लिए दिशा दर्शक कौन है, वो कठिनाई नहीं बता रहे हैं। पानी में चलने वाला जहाज भी और हवाई जहाज भी बिना किसी दिशा दर्शक के सही दिशा में नहीं जाता। मानस मन, तो मनुष्य का मन तो कई प्रकार के बातों से दिशा में भ्रमित हो सकता है, और हमारा सौभाग्य है कि हमेशा हमारे यहाँ पर इस प्रकार के दिशा दर्शक, जीते जागते लोग हमें हमेशा प्राप्त हुए हैं। क्या स्वामी विवेकानंद देश के दिशा दर्शक नहीं? क्या महर्षि अरविंद देश के दिशा दर्शक नहीं है? क्या स्वतंत्र वीर सावरकर इस देश के दिशा दर्शक नहीं? क्या लोकमान्य तिलक नहीं? क्या महात्मा गांधी नहीं? क्या डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं है? हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार के आगे बढ़ते समय भी एक हमारी दिशा सब ठीक रहे, इस प्रकार के दिशा दर्शक महान लोग हम सबको भाग्य से प्राप्त हुए। उनके विचारों को और उनकी दिशा को समझने की क्षमता हम सबके अंदर आनी चाहिए। अंत में मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। हमारा आखिर स्वप्न भी क्या है? हम जो विश्व के बारे में सोचते हैं, तो एक प्रसन्न आनंदित विश्व रहे। हम केवल भारत के सब शांति और आनंद की बात नहीं करते। जब कभी यहां पर कहा गया होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है,
तो इस परिवार में के जो भी है वो सभी सुखी और प्रसन्न होने चाहिए। परिवार में सिलेक्टिव नहीं होता है, ये ठीक है, प्रतिशत पे नहीं होता है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का ये संदेश हमको ये देता है कि हम सबकी कामना का विचार करें। कुर्णवंतो विश्वमार्यम, कभी देश के मनीषियों ने, पूर्वजों ने कहा होगा, उसका रेस से और पूजा पद्धति से और किसी प्रकार की इससे संबंधित नहीं है। तो आर्य की परिभाषा अगर श्रेष्ठ जन ये कही गई हुई कि व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहिए, तो कुर्णवंतो विश्वमार्यम इस न सांप्रदायिक कल्पना है न साम्राज्य विस्तार की कल्पना है। इस प्रकार का कहने वाले हम सब लोग, ये कैसे होगा? और इसलिए आवश्यकता रहती है कि विश्व के देशों में परस्पर स्नेह के संबंध रहे, परस्पर सहयोग के संबंध रहे, परस्पर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करे, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। इस प्रकार का एक समन्वय का विचार लेकर चलने वाला विश्व अगर खड़ा करना है, तो जब हम कहते हैं कि भारत नेतृत्व करेगा, तो इस देश की, इस विश्व की शांति और आनंद के लिए भारत को अपना काम करना है। महाभारत में एक महात्मा विदुर का एक पात्र है, एक चरित्र है, हम सबके सामने है। हम सब लोगों ने कभी न कभी उनको पढ़ा है। उनकी कुछ विशेषताएं हैं। मैं समझता हूं कि महात्मा विदुर इस प्रकार के जागरूक लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में अगर हमको देखेंगे, तो उस जीवन से कुछ लेने की आवश्यकता है। महात्मा विदुर सत्ता में कौन बैठे हुए हैं, उनके सामने वो कभी झुके नहीं। अनुचित क्या है, उचित क्या है बताते रहे। मानना न मानना, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मानता है कि नहीं मानता है अलग बात है, परंतु उन्होंने इसको अनुचित क्या है, उचित क्या है बताने में कभी भी बिना किसी झिझक के वो बताते रहे। और अनुचित का विरोध करते रहे, उचित को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। वो विवेक जगाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनको आदेश देने का अधिकार नहीं है, इसलिए विवेक के द्वारा वो करना चाहते हैं। और एक अगर कहना चाहूंगा कि सत्य कहने का साहस उनके अंदर है। आज लोकतंत्र में ये विदुर की भूमिका, लोकतंत्र में सामान्य जन यही विदुर की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। परंतु इस जन सामान्य के विवेक का, उचित अनुचित का जागरण कौन करेगा? तो इसमें हम जैसे संगठनों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र अगर सफल होना है, तो लोकतंत्र में इस प्रकार की भूमिका रखने वाला सामान्य एक बहुसंख्य समाज इस प्रकार का बनने की आवश्यकता रहती है। और इस दृष्टि से अगर कहा जाए कि आज का समूह समाज यही विदुर है, और यही विदुर की शक्ति है जिसको हम जागरूक समाज हम कह सकते हैं, वही है। और इसलिए इस प्रकार की एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर हम चले। अवसर आते हैं जिंदगी में, अवसरों को देखने की दृष्टि चाहिए, और अवसरों को खोना नहीं है, एक संकल्प भी चाहिए। हम रिजिड नहीं होना चाहते हैं, लेकिन खुलकर सभी दिशाओं से विचार करते हुए हम चलेंगे। कभी कभी असफलताओं के भी कारण हानि होती है, कभी अवसर खो देने से हानि होती है। इस प्रकार से होने वाली जो हानि है, उस हानि को कौन दूर करने वाला है? भारत को भी अवसरों को खोना नहीं चाहिए और असफलता से सीखना चाहिए। कभी कभी सफलता अहंकार निर्माण करती है, असफलता निराश करती है। हम इस बात के समर्थक हैं कि असफलता हमें सिखाती है और अवसर हमें आगे बढ़ने के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की एक स्वस्थ दृष्टि अंदर आने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, इस परिवर्तन का कालखंड, परिवर्तन उत्थान भी होता है, पतन भी होता है।
इस देश में एक पतन की दिशा की ओर जाने वाला कालखंड अब समाप्त हुआ। चक्र घूमकर नीचे आया, फिर चक्र ऊपर की ओर जा रहा है। उस उत्थान की दिशा में चक्र की दिशा है। हम उस चक्र को गतिमान करने वाले बनेंगे। चक्र को गतिमान करना है। इस चक्र के हम साक्षी, इस गतिमानता के उत्थान के हम मुख्य साक्षी नहीं बनेंगे। हम वाह वाह करने वाले नहीं रहेंगे। हम आगे बढ़ो कहने वाले नहीं बनेंगे। आगे बढ़ेंगे कहने वाले लोग हम खड़े करेंगे। आगे बढ़ो कहना अलग बात है, आगे बढ़ेंगे ये कहना अलग बात है। हम समाज में इतनी एक शक्ति खड़ी करना चाहते हैं कि जो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए अपने साथ औरों को भी लेकर आगे बढ़ेगी। और इसलिए इसको समझना, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना, परिवर्तन की अवस्था को समझना, एक चेतना, एक उत्साह लेकर खड़े होना, निराशाओं को मन से और शरीर से और व्यवहार से दूर करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, यही आवश्यक रहता है किसी देश के उत्थान के लिए। आज माना जाता है कि भारत के अंदर और कुछ वर्षों के बाद दुनिया के देशों की तुलना में सबसे अधिक प्रतिशत युवाओं का भारत में रहने वाला है। और जिस देश में युवा शक्ति होती है उस देश का ही कोई भविष्य होता है। ऐसे भविष्य हम सबके सामने है। इस भविष्य की आड़ में आने वाली, बाधा के रूप में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को हम समझे, विभिन्न प्रकार की बाधाओं को समझे, चुनौतियों के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें और इस विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ मैं अपने देश के उत्थान में क्या बनूंगा और हम सब की सामूहिक शक्ति देश के उत्थान के लिए क्या करेगी, यह हम सब के हमेशा चिंतन का, व्यवहार का विषय बने, यही मैं समझता हूँ कि अपेक्षा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इन सब बातों को जानते हैं। मैंने केवल स्मरण के रूप में आपके सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया। आयोजकों को धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रदेश अध्यक्ष प्राध्यापक योगेश